नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से मनोहर लाल आज मिलेंगे जेपी नड्डा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। कुछ देर में मुख्यमंत्री करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। संसदीय दल की बैठक में तय हुआ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे सीएम मनोहर लाल। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मिलेंगे जेपी नड्डा से। उनके आवास पर यह मुलाकात होगी और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव से भी मुलाकात होगी। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको दिल्ली से दे रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम। जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात होगी। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की अहम जानकारी दिल्ली से हम आपको दे रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। जेपी नड्डा के आवास पर यह मुलाकात होगी और अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी भी साथ में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, उनके आवास पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो दिल्ली में ये मुलाकात होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगे सीएम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फतेहाबाद से जिला परिषद और ब्लॉक समिति का मतदान लगातार जारी है। 2516 पोलिंग ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें 2732 सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। साथ ही एसपी और डीएसपी समेत 50 पोलिंग पार्टियां भी तैनात की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फतेहाबाद से, जहां जिला परिषद के मतदान लगातार जारी है और प्रशासन की कड़ी निगरानी में ये मतदान चल रहे हैं। 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। साथ ही एसपी और डीएसपी की निगरानी में ये मतदान लगातार जारी है। लगातार एसपी और डीएसपी ने निगरानी बनाई हुई है। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। एसपी और डीएसपी समेत 50 पोलिंग पार्टियों की निगरानी में ये मतदान लगातार हो रहे हैं। जिला परिषद का मतदान जारी है, ब्लॉक समिति का भी आज मतदान होना है। मतदान लगातार फतेहाबाद में चल रहा है। 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती में ये मतदान प्रक्रिया लगातार शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फतेहाबाद में जिला परिषद की मतदान प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। एसपी और डीएसपी इस पे लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। 60 ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया है। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला परिषद का मतदान लगातार जारी है। 2516 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। एसपी और डीएसपी समेत 50 पोलिंग पार्टियों की निगरानी में ये चुनाव हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आ गई हैं सामने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहाबाद से, जहां पर जिला परिषद के मतदान लगातार जारी है और पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के बीच ये मतदान लगातार शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला परिषद ब्लॉक समिति का मतदान लगातार जारी है। फतेहाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस की तैनाती की गई है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। जिला परिषद ब्लॉक समिति का मतदान लगातार फतेहाबाद में जारी है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं अपना वोट डालने के लिए और पुलिसकर्मी भी तैनात नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको फतेहाबाद से दिखा रहे हैं। जिला परिषद ब्लॉक समिति का मतदान आज होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों के लिए तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण के तहत 4 जिलों में फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चारों जिलों में कुल 11,928 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इनमें जिला परिषद की 78 सीटें और पंचायत समिति की 559 सीटें हैं। जिला परिषद की सीटों की अगर बात करें तो कुल 69 सीटों में फरीदाबाद की 10, फतेहाबाद की 18 और हिसार की 30 और पलवल की 20 सीटें हैं। इनमें से कुल 19 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें फरीदाबाद में 2 और फतेहाबाद में 6 समेत हरियाणा में 7, वहीं पलवल में 4 सीटें हैं। इसके अलावा चारों जिलों में कुल 7 सीटें BCA वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। आपको बता दें कि चारों जिलों में 615 संवेदनशील और 781 असंवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध भी किए गए हैं। फतेहाबाद में लगातार पंचायती राज के लिए मतदान जारी है। तीसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये मतदान शाम 6 बजे तक जारी रहने वाला है। वहीं गुरुग्राम के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह समेत प्रदेश के सभी सांसद उपस्थित रहे। लगभग 2 घंटे तक चली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पार्टी के आगामी नगर निगम और 2024 विधानसभा साथ ही लोकसभा चुनावों से संबंधित रणनीति पर मंथन किया। संसदीय बोर्ड की बैठक में सांसद संजय भाटिया, रमेश कौशिक, विजेंद्र सिंह, नायब सिंह सैनी समेत सुनीता दुग्गल भी मौजूद रही। आपको बता दें कि बैठक में संसद के सत्र में विपक्ष हमलावर ना हो सके, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर लेने के लिए कहा गया है, ताकि लोकसभा और राज्यसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों का खाका पहले से ही तैयार कर लिया जाए। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा के अलावा हरियाणा में नगर निगम के चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई। तीन बजे से हमारी छोटी टोली की बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री जी और मैं, हम लगभग 2 घंटे के लिए बैठे और आगामी एक रोड मैप जो है वो कुछ महीनों का तैयार किया है। किस आधार पर संगठन को आगे बढ़ना है, सरकार के सामने कौन कौन से मुद्दे हैं और आगामी कुछ चुनाव भी आने हैं, इसमें मानेसर, गुड़गांव और फरीदाबाद के नगर निगम के चुनाव भी है। चिरायु हरियाणा करके 13 लाख नए कार्ड और 28 लाख परिवारों तक अब पहुँचेंगे। उसके इम्प्लीमेंटेशन आम लोगों तक सहजता के साथ कैसे पहुँचे, सबके बन जाएँ, संगठन इसमें सहयोगी बने, इस पर भी चर्चा हुई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आयुष्मान भारत योजना के अंत्योदय परिवारों तक विस्तार कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने लोगों को विकास तक पहुंचाया है, लोगों के सपनों को पूरा करने का काम भी किया है। समाज सुखी हो तो तब तक विकास की तरफ बढ़ना है। साथ ही सीएम ने कहा कि 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने कहा कि अंत्योदय योजना से लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही गरीब लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश के लोगों के उत्थान के लिए ये लगातार काम किया जा रहा है और हर एक व्यक्ति को उसका हक मिले, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। लोगों को रोजगार के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा शिक्षा पर भी योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही गरीब की मूलभूत सुविधाओं की कल्पना की है।
हमने 1000 राज्य के हिसाब से केंद्र की 1,20,000 वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 तक पहुंचा दिया है। सरकारों का भी अपना काम होता है। सरकार कल्याणकारी सरकार ऐसे समाज की चिंता वो करते हैं जिनके पास साधन कम है, आय कम है, सामान्य भाषा में कहा जाता है गरीब समाज है, क्योंकि उसकी निजी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कई बार वो स्वयं नहीं कर सकता है। तो ऐसा विचार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में आरंभ से ही है। चाहे वो वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों और चाहे पिछले 8 वर्ष से 8.5 वर्ष हो गए हमारे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी गरीब को कोई तकलीफ न रहे, चाहे उन्होंने उनके चूल्हे की चिंता की हो, घर में अनाज देने की बात कही हो, सिर पर छत देने की बात कही हो, रोजगार देने की बात कही हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत जैसी योजना ये 2018 में शुरू की गई है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के हित में हैं। अब जब विचार किया गया तो हर प्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हमारे प्रदेश की परिस्थिति बाकी प्रदेशों की परिस्थिति से अलग है। बहुत प्रदेशों ने इन योजनाओं के साथ साथ उन्होंने प्रदेशों की योजनाएं साथ लागू की हैं। उसी में से हमको ध्यान में आया कि गरीब परिवार जिसकी व्याख्या अभी तक जो पहले की गई थी वो वार्षिक 1,20,000 रुपए की आमदन, ये व्याख्या की गई थी। लेकिन हमें ध्यान में आता है कि इस सीमा को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। इस सीमा को 1,80,000 रुपया किया हमने, क्योंकि 1,20,000 में बहुत कम परिवार उसके अंदर आते हैं। तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। अब उसके लिए भी एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्था की गई कि परिवार पहचान पत्र हमने शुरू किया कि हर परिवार की पहचान करके उसको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की क्या आयु है, कौन सदस्य क्या करता है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं परिवार की, उन आवश्यकताओं के हिसाब से सरकार क्या लाभ उनको पहले दे रही है और कितना लाभ दिया जा सकता है। और जो परिवार ऐसे हैं जो उन लाभ के कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के पात्र नहीं हैं, उनको भी समझाया जाए कि ये लाभ सबसे पहले अधिकार अगर किसी का है तो गरीब व्यक्ति का पहला अधिकार है। इसके बाद धीरे धीरे योजनाओं का लाभ ऊपर भी मिलता चला जाएगा। वहीं प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने आयुष्मान बेनिफिशियरी योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश के करीब 29 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के लिए अब तक 45 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि देश के विकास के लिए पीएम मोदी की चलाई हुई योजनाओं का लाभ अब आम जनता को दिया जा रहा है। वहीं आदमपुर चुनाव पर बोलते हुए सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जिस पार्टी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक सूर्य डूबता नहीं था, वही पार्टी आज एक सीट के लिए तरस रही है। आदरणीय अनीश यादव जी, हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज इस आयुष्मान बेनिफिशियरी योजना का जो है वो शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 29 लाख लोगों को बेनिफिट इस योजना का हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलेगा और 1.25 करोड़ लोग इसके अंतर्गत आएंगे, जो जनसंख्या का 40% से भी ऊपर हो जाता है।
वहीं प्रदेश की जनता को आयुष्मान योजना का लाभ मिले, इसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। हर गरीब व्यक्ति को इस योजना में शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश में आयुष्मान योजना के जुड़े लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। इसी कड़ी में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 100 लाभार्थियों को यमुनानगर में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का वितरण किया। इस दौरान जहां सीएम मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया, वहीं डिप्टी सीएम लाभार्थियों के बीच जाकर उन्हें गोल्डन कार्ड सौंपे। बेहद खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के साथ 23 सितंबर 2018 को करी गई और इसका लाभ 2011 के SECC डाटा से जिन परिवारों की आय 1,20,000 की थी उन तक पहुंचाने का कार्य किया था। आज 10 साल बाद कोई ऐसा डाटा पब्लिश नहीं हुआ जो अगर किसी परिवार की आय बढ़ी कम हुई इसका भी निरंतर मॉनिटरिंग कर पाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबाला के नागरिक अस्पताल में भी आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। इस मौके पर उपायुक्त प्रियंका सोनी, अंबाला जिला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। इलाज करवाकर बिल पास करवाने में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनका भी कैशलेस होगा। जैसे ही वो अस्पताल में जाएंगे उनका उपचार शुरू हो जाएगा। मैंने अधिकारियों को कह दिया, उसकी भी हम योजना तैयार कर रहे हैं। किसी भी सोशल वेलफेयर सरकार के 2 मुख्य जिम्मेवारियां होती हैं, एक शिक्षा की और दूसरी स्वास्थ्य की। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इन दोनों दायित्वों को पूरी तरह से इसका निर्वहन कर रही है। वही खबर अंबाला से है, जहां 2018 में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जिसके तहत लाभार्थी परिवार को सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। अभी तक इस योजना के तहत हरियाणा के 9.5 लाख परिवार कवर थे। वहीं अब हरियाणा सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए 19 लाख परिवारों को बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधायक असीम गोयल ने बताया कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में अंत्योदय मिशन का काम कर रही है। कोई भी गरीब हरियाणा वासी पैसों की कमी के चलते अब इलाज से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश भर के 715 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत मुफ्त में इलाज मुहैया करवाएंगे। इसमें हर तरह की फैसिलिटी हम इनको देंगे। सर्जरी के पैकेज सारे इनको 1500, जैसे हमने अभी बताया था 1500 के करीब पैकेजेस सारे हैं और सर्जरी सारी तरह की होगी। हर तरह के मेडिकल सुविधाएं इनको दी जाएंगी। इवन के जो इंडोर फैसिलिटी है वो उनको अब कई किसी को आईसीयू की फैसिलिटी भी लेनी पड़ी, वो भी 3 दिन तक तो उसको आईसीयू की फैसिलिटी भी मिलेगी। और वो जब हम डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद भी 15 दिन तक उनको मेडिसिन की प्रोविज़न भी इसमें आयुष्मान भारत में हम उनको टेस्ट फ्री हैं, उनको मेडिसिन फ्री हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी ने एक ऐसा आज तोहफा मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा वासियों को दिया है। आयुष्मान कार्ड के साथ साथ इन्होंने चिरायु हरियाणा के नाते जो एक योजना चलाई है और विस्तार किया है। लगभग 9.5 लाख परिवार उसमें पहले बेनिफिशियरी थे, आज लगभग 29 लाख तक परिवारों तक, यानी सीधा 1 करोड़ से ऊपर लोगों तक
एक इस योजना का विस्तार का जो लाभ हुआ है 5 लाख रुपए तक प्रति साल किसी तरह की भी गंभीर बीमारी हो लगभग 715 अस्पतालों में, जिसमें लगभग 580 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। मेरे को जो अभी ये कार्ड मिला है, मेरे को इससे बहुत आगे आने वाले टाइम के अंदर बेनिफिट होने वाला है। इसके अंदर मेरा 5 लाख का जो बीमा है वो मेरे को बिल्कुल फ्री मिला है और इससे मेरे को आने वाले टाइम के अंदर मेरे को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और मैं इस सरकार का, बीजेपी सरकार का और हमारे सीएम गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये कार्ड वितरण किए हैं। आज को मेरे को आयुष्मान कार्ड मिले हैं जी, मेरी सारी फैमिली को 4 कार्ड मिले हैं जी। उसने गवर्नमेंट जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए इतनी वो किया जी, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं पानीपत के पालिका बाजार स्थित नगर निगम कार्यालय के बाहर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरिंदर शाह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता उपस्थित हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। वहीं धरने के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शहर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स, गलियों नालियों के निर्माण कार्यों में धांधली के आरोप भी लगाए। शहर से गोवंश मुक्त कराने के दावों की भी पोल खोली, क्योंकि पिछले काफी दिनों से गोवंश के हमलों में लोग न सिर्फ घायल हो चुके हैं बल्कि कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। एनओसी, एनडीसी जिसको कहते हैं, ये आईडी, उसके बारे में कि ये क्या है मजाक। एनडीसी का मीनिंग, सिंपल मीनिंग, नो ड्यू सर्टिफिकेट, कि कुछ और है ये तो अगर ड्यूज हैं तो ले, नो ड्यू सर्टिफिकेट दियो। है क्या आईडी कहते, आईडी, अरे हमने रजिस्ट्री कराने जाना, हम तेरे प्लाट की करा लेंगे, तेरे प्लाट की करा सकता कोई? फिर आईडी हमारे घरों के बाहर नगर निगम की प्लेटें लगी हुई हैं, हाउस नंबर ये, वार्ड नंबर ये। अब ये क्या करना चाहते हैं? और फिर यहाँ हो ये बैन है, पैसे लेकर करे भी जा रहे हैं। इनके एमसी खुद ही कह रहे हैं विधायक के सामने, कमिश्नर के सामने, कि आप पैसे लेके कर रहे हो। वहीं बवानीखेड़ा के निजी स्कूल में मारपीट के उद्देश्य से आए करीब 2 दर्जन लोगों ने स्कूली नए स्टाफ के साथ बदतमीजी की और जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि स्कूल स्टाफ की ओर से इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और चेयरमैन सर आए हुए थे और उन्होंने सर पहले तो जो न्यू स्टाफ था उनके साथ दुर्व्यवहार किया। न्यू स्टाफ मेंबर है, उनको भी कुछ पता नहीं था तो उनको बाहर हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। स्वीपर आई थी, उसको भी बोला कि आप यहाँ से निकलो। और उनके 15-20 जो भी बंदे थे वो बाहर स्कूल में अंदर भी खड़े थे। स्कूल स्टाफ मिला था, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि स्कूल के अंदर है धर्मेंद्र पुत्र रघुवीर बैनी महाराजपुर, स्कूल में आए हैं कुछ लड़कों को लेके, स्कूल के स्टाफ के साथ मार पिटाई और उनको लड़कों से स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं और हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ठीक, उनकी एप्लीकेशन लेके मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।